भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को भगवान श्री राम की गोद। हमारी सहनशीलता भी पाप में परिवर्तित हो जाती है अगर वो धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए ना उठे और ना सहन करना पड़े, और हमारा क्रोध भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है जब वो धर्म और रक्षा मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए। इन्हीं नैतिक संस्मरणों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। आज की सुबह आपके साथ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। और हर दिन की शुरुआत हम करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर प्रस्तुत करें, कुछ नैतिक मूल्यों को आपके साथ साझा करें। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनमोल वचन के साथ, और आज हम आपको दिखा रहे हैं विनोबा भावे जी के अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज भी हमने अपने कार्यक्रम में एक बेहद ही खास अतिथि को आमंत्रित किया है। आपको बता दूं कि वो एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा वक्त दिया है, अपनी लंबी यात्रा तय की और अपनी एक लंबी सेवा दी है। साथ ही साथ आप एक साहित्यकार भी हैं, आप इतिहास के छात्र रह चुके हैं, जिनसे आज हमारे बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी बातें होंगी। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के खास अतिथि का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है श्री राजेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हम अपने कार्यक्रम में। नमस्ते आपको भी और श्रोताओं दर्शकों को भी, दर्शक श्रोताओं को भी। मुझे तो लगता है प्रेरणा जी कि मैं किन शब्दों में आज आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं जो मुझ जैसे व्यक्तित्व को एक बड़ा बना करके आमंत्रित किया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल सर, नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षाविद आज हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद रह चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतने लंबे वर्षों का आपका अनुभव रहा है। बहुत सारी बातें आपसे होनी है। ये जानना चाहूँगी कि ये आप डीएवी स्कूल में बतौर प्राचार्य आपने अपनी लंबी सेवा दी, अभी आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन अनुभवों के बारे में अगर जानना चाहूँ कि जब भी हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्राचार्य की बात करते हैं, हमारे मन में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक भय भी आता है, और थोड़ा बहुत ये मैं भी महसूस कर रही हूँ, और मैं अभी एक प्रधानाचार्य के सामने बैठी हूँ। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि इतने लंबे वर्षों का जो आपका ये अनुभव रहा है बतौर प्राचार्य, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो प्रेरणा, डरने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि आप विद्यार्थी नहीं हैं अभी, और ना मैं अभी प्राचार्य हूँ आपका। तो रहा हूँ लंबा समय प्राचार्य, लगभग 22 सालों का प्राचार्य का अनुभव रहा, और शिक्षण भी लंबे समय तक किया। यूँ कहो 1982 के बाद मैं शिक्षा में ही हूँ, शिक्षक या प्राचार्य रहा। 98 के बाद प्राचार्य इंचार्ज, और फिर 2001 से प्राचार्य पूर्ण रूपेण पदे ग्रेडेड प्राचार्य। तो कुल मिला के 22 वर्ष का अनुभव रहा। इस 22 वर्ष के अनुभव में मुझे लगा, जो मैं श्रोताओं को, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, कि बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे हो, इस प्रश्न को लोग अक्सर आते हैं प्राचार्यों के पास पूछने। मेरे पास भी बहुत तेरे आए। तो अनुभव के आधार पर मुझे यही लगता है कि गुड पेरेंटिंग जरूरी है, और टीचर को गुड मोटिवेटर होना चाहिए। गुड पेरेंटिंग से मतलब है, और गुड मोटिवेटर से मतलब है क्या है, ये तो मैं तब बताऊं, लेकिन उसके साथ एक और ऐड करना चाहूँगा क्षमा करेंगे, कि जिस परिवेश में स्कूल है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो गुड पेरेंटिंग, अब मैं कई विद्यालयों में प्राचार्य रहा,
तो मेरा अनुभव यही कहता है कि कई ऐसे पेरेंट मुझे मिले जो बच्चे स्कूल आते हैं, एडमिशन करा लिए, और इसके बाद बच्चे स्कूल आए गए, फिर वो कहाँ हैं नहीं हैं इसकी कोई खोजबीन नहीं। कोई वो इनडिसिप्लिन करे, विद्यालय सूचित भी करे तो पेरेंट केयर नहीं करते हैं। मोस्टली ये देहाती क्षेत्रों में होता है। नतीजतन ये होता है कि बच्चे का पढ़ाई से ध्यान बट जाता है और वो अच्छा नहीं कर पाते। तो पेरेंट को भी चाहिए कि घर पे उसकी अच्छी टाइम बजटिंग पर ध्यान दें। दूसरा अनुभव ये कि एक गुड टीचर गुड मोटिवेटर होगा तभी वो गुड टीचर हो सकता है। गुड मोटिवेटर वो तभी हो सकता है जब वो अच्छा एक्सपीरियंस रखता हो या उसमें वो बौद्धिक क्षमता हो कि वो मोटिवेट कर सके। मुझे प्रसंग एक याद आता है गुरु द्रोण का। द्रोणाचार्य कौन सा ट्रेनिंग लिए थे? संदीपनी कौन सी ट्रेनिंग ली? कृष्ण सरीखे शिष्य पैदा किए, अर्जुन सरीखे द्रोणाचार्य। तो ऐसे शिष्यों के गुरु वो क्या ट्रेनिंग लिए थे? कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे। हाँ, वो युग अलग था। तब के शिक्षकों की उम्र अगर कही जाए तो 70-75 हुआ करती थी। तब वो शिक्षण में आते थे, क्योंकि 4 आश्रम हुआ करते थे और चौथे आश्रम में जब सन्यास का आश्रम आता था तब वो शिक्षण में जुटते थे। तो ठीक है, उनके पास एक लंबा अनुभव हुआ करता था, तब वो एक अच्छे मोटिवेटर और अच्छे टीचर हुए। आज समय बदल गया है, तकनीक बदल गया है और समयांतरण के साथ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। तो जो ट्रेंड टीचर होगा, सही रूप में अगर वो ट्रेनिंग लिया होगा तो निश्चित रूप से वो गुड मोटिवेटर होगा। क्योंकि अगर बच्चे को अगर क्लास में शिक्षक जाए और यूं ही बस लेसन शुरू कर दे, इम्पार्टिंग लेसन शुरू कर दे, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड शुरू कर दे, तो बच्चा ग्रहण नहीं करेगा। पहले उस बच्चे को मानसिक रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा कि वो आपकी बात सुने। जब वो अच्छा श्रोता बन जाएगा तभी आपका इन्फॉर्मेशन वो ग्रहण कर सकेगा। और तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि जिस सांस्कृतिक परिवेश में मनुष्य होता है उसका उसके मानस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब उदाहरण ले लीजिए, अमृत महोत्सव का समय है, तुलसी को भी याद कर लेना उचित ही होगा। तुलसी बांदा के रहने वाले थे। तुलसी के मानस पर वहाँ के स्थानीय शब्दों का प्रभाव जरूर था। तो आप लिखते हैं अपने मानस में चौपाई में कि ऋषिमुख पर्वत चली नियर आई, नियरेवा, नजदीक। दूसरी चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना शब्द का प्रयोग बांदा में समझने के अर्थ में होता है, तो तुलसी ने यहाँ समझने के अर्थ में ताड़ना शब्द का प्रयोग कर लिया। तो जब तुलसी जैसे महान कवि, महान संत, उनके मानस पर
जब इन शब्दों का प्रभाव, एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं बता रहा हूँ, जी। तो सांस्कृतिक परिवेश का पड़ा उनके ऊपर। शब्द उनके मानस में थे और तब रामचरितमानस में इन शब्दों का भी प्रयोग हो ही गया है यहाँ वहाँ। तो मेरा कहना ये है, अब इसके बाद थोड़ा हम अष्टांग योग दर्शन पे आ जाएं पतंजलि के। तो पतंजलि का अष्टांग योग दर्शन में भी तो पतंजलि ने यही कहा ना कि चित्त धारणा क्या है, चित्त को अंदर या बाहर स्थिर करना धारणा है, और परिस्थिति विशेष कही तो परिस्थिति विशेष देश समय के अनुसार होता है। तो इसीलिए हमने कहा सांस्कृतिक परिवेश, तो जहाँ पर विद्यालय है उसके इर्द गिर्द जो सांस्कृतिक परिवेश है उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अब इसको कॉन्क्रिटाइज करके अगर मैं बताऊं तो मैं मगध के क्षेत्र में था, नवीनगर। नवीनगर में लोग, नवीनगर ही क्यों, दाऊद नगर में भी था, लंबे समय दाऊद नगर में रहा। तो ये मगध का क्षेत्र मगधी भाषा मगधी बोली है इस क्षेत्र के लोगों की। तो मैं देखता था कभी कभी बच्चे आपस में जब बात करते थे, तो जब मैं शुरू गया था तब 2001 की बात मैं कर रहा हूँ, मगधी में बात कर लेते थे। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा क्यों करते हो तुम लोग बच्चे, ऐसा ना करो, कम से कम स्कूल परिसर में तो मगधी तो नहीं बोलो, इंग्लिश अगर भाषा है इस कैंपस का तो इंग्लिश में बोलो, अथवा अपनी मातृभाषा में बोलो, हिंदी में बोलो। तो मानस पर बच्चों के प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और यहाँ पर विद्यालय का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और वो क्या होता है कि कैंपस में ऐसा इन्वॉल्वमेंट स्कूल रखे जिससे बच्चों के मानस पर उसका प्रभाव एटलीस्ट 6 आवर्स तो पड़े। तो ये अनुभव मैं साझा करना चाहता था अपने श्रोताओं से, दर्शकों से, जी। कि इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए मुख्य रूप से। जी, हमने जिक्र किया कि आपका अनुभव कैसा रहा। सर, आप खुद स्वयं आप इतिहास के छात्र रह चुके हैं और आपने इस पे बहुत शोध किया है, बहुत अध्ययन किया है। ये जानना चाहूँगी कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ा और इसका आपको कितना एडवांटेज मिला अपने जीवन में? प्रेरणा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ, इसलिए कारण एक ही है, सबब एक ही है। वो सबब ये है कि मैं ये कहूँगा कि इतिहास का विद्यार्थी कभी अन्यायी नहीं होता और कभी झूठ नहीं बोलता। जब मैं, ये तो प्रभाव है मेरे ऊपर। अब कहोगे कि कैसे इतिहास का विद्यार्थी न्यायप्रिय होता है, सत्य बोलता है। तो मैं अपने सेवा के दौरान शिक्षकों को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग भी देने जाया करता था, कैसे पढ़ाओ कि बच्चे अच्छा समझें। उसमें मैं बताया करता था उनको मोटिवेट करने के लिए कि देखो तुम हिस्ट्री के छात्र हो, इतिहास के विद्यार्थी हो, तुम अन्यायी नहीं हो सकते। अब इतिहास का विद्यार्थी अन्यायी नहीं हो सकता, ये कैसे? तो बड़ा साधारण सा उत्तर है कि सदियों के संचित ज्ञान राशि को वो अध्ययन करता है और समझता है किस काल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो परिणाम क्या हुआ। संक्षेप में
तो इस प्रकार उसे भले बुरे का एक लंबा मजकूरा वृतांत, मजकूरे तबील उसके पास होता है और इसलिए वो न्यायप्रिय होता है। प्रश्न आपका मैं एक बार पुनः चाहूँगा कि आप रिपीट करें। जी, मैंने यही जानना चाहा कि इतिहास का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा, आपके शिक्षण क्षेत्र में इसका कितना गहरा प्रभाव मिला, कितना आपको इसका लाभ हुआ। हाँ। मैंने ये जानना चाहा था। तो वो इतना, एक तो ये प्रभाव रहा, जी। दूसरा बच्चों को एक पढ़ाना होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन टॉपिक आता है। क्रांति क्या है तो बड़ा लंबा चौड़ा बुक में लिखा हुआ है। कारण क्या है ये भी लंबा चौड़ा है। अच्छे खासे पेज उस पे लगाए गए हैं लिखने में। मैं ये दूसरा प्रभाव बता रहा हूँ। मैं पढ़ने के बाद सोचा कि बच्चों को कैसे इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में पढ़ाया जाए। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। तो रिवॉल्यूशन चैप्टर के लिए बहुत मनन किया और मनन के बाद मुझे एक फॉर्मूला मिला और वो मैं साझा करूंगा अपने सुधी दर्शकों को भी के साथ भी, कि बच्चों को क्यों न ये बताया जाए कि क्रांति क्या है और क्रांति होती क्यों है। जी। अब ये फॉर्मुलाइज्ड किया हमने इसको। ये प्रभाव देखो कि इतिहास पढ़ने का इतना प्रभाव रहा कि इतनी गहराई से मैं इस पर सोचने लगा। सोचा तो सोचने के बाद निष्कर्ष ये निकाला, अब जैसे देख लो विश्व की कोई भी क्रांति हो, चाहे वो 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो इंग्लैंड की, या 1789 फ्रांस की हो, या रसिया की क्रांति हो, जहाँ की भी हो, सब में इस फॉर्मूले को सेट करो, आंसर सामने होगा। क्या है क्रांति? क्या है तो वृहद जन समर्थित मानवीय प्रयास जो मूलभूत परिवर्तन के लिए हो तो क्रांति है। अब ये समाज में मूलभूत परिवर्तन के लिए मानवीय प्रयास कब होता है? इसके लिए जीवन के मूल्य और जीवन के तथ्य दोनों में जब मानवीय मस्तिष्क के धरातल पर कहो, जब एक वैचारिक अंतर्द्वंद होता है और उस अंतर्द्वंद में जब जीवन के मूल्य विजित हो जाते हैं, तब मनुष्य ऐसा कदम उठाता है जो वृहद जन समर्थित होता है और समाज में मूलभूत परिवर्तन के लिए होता है। इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने दिया। अब तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कोलिजन साइन, वैल्यूज ऑफ लाइफ, एरो एमर्ज्ड विक्टोरियस, विच वन? वैल्यूज ऑफ लाइफ। यानी कि आपके जो नैतिक मूल्य हैं, जो आपके अपने जीवन में आपने जिसे धारण किया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इतिहास का, जिस विषय का आपने चुनाव किया। सर, आपकी दिलचस्पी, आपकी रुचि साहित्य में भी है, आप साहित्य सेवी भी हैं, साहित्य साधना भी कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी इस विषय पर आप हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कब आपको ऐसा लगा कि साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ रहा है, और आपने फिर आपकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। हाँ, किताबें प्रकाशित हुई हैं, तो पहले मैं किताबों को दिखा दूँ दर्शकों को। ये 2017 में आई, फिर ये 2019 में आई। इसके बीच में
जी, उसके उन्वान का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जब आप उसके बारे में बताइए, किताब जो आपने हाथ में ली हाँ हाँ, मैं रखी है, बता इसका जो रहा हूँ। उन्वान है। इन दोनों के बीच में एक किताब और आई है सृजन गुच्छ करके, जो साझा संकलन है, उसकी प्रति मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसके संपादक थे योगेश समदर्शी, थे क्या, अभी हैं भी, और जिसमें मेरी संकलित रचनाओं पर मुझे अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की ओर से एक सम्मान पत्र भी मिला। जी, तो आपका प्रश्न था कि इतिहास का विद्यार्थी और साहित्य में कब चला गया। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर सदियों का संचित ज्ञान राशि इतिहास है, तो साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है, और इतिहास क्या है? इट इज रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज के विकास क्रम का दस्तावेज है। और साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये रिफ्लेक्शन तो युगों युगों से साहित्य में आता रहा। इस प्रकार अगर इतिहास का विद्यार्थी कहे कि मैं साहित्यिक नहीं हूँ, तो बड़ी गजब बात होगी। मुझे याद है जब हम लोग बीए के छात्र थे, तब मैं पटना यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, पटना कॉलेज में। तो उन दिनों हम लोग पढ़ते थे यूरोपियन हिस्ट्री के लिए वाईजे तारापुर वाले की किताब। और अगर लिटरेचर अच्छा करना है तो लोग कहते थे कि इंग्लिश लिटरेचर अगर अच्छा एक्सप्रेशन आपको रखना है तो उसके लिए आप केटेलवी की किताब पढ़ें। तो वो इतिहास का विद्यार्थी केटेलवी, साहित्यिक अभिव्यक्ति उसकी कितनी अच्छी थी कि हम लोग पढ़ते थे उसके बुक को। अब रही बात, तो मैं ये कहना चाहता था कि साहित्य और इतिहास में बहुत बहुत गहरा संबंध है। इसलिए इतिहास का विद्यार्थी अगर वो है तो वो साहित्यिक है ही, वो तब सामाजिक भी है। सर, आपकी कुछ रचनाएं भी आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं। आपने भोजपुरी में भी आपने बहुत काम किया है, और आपने हिंदी में भी बहुत सारी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, गज़लें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। तो हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे। अगर आप शुरुआत भोजपुरी से करना चाहें, भोजपुरी रचनाओं से, या फिर अपनी गज़लों से, तो बेहद खुशी होगी। ऐसा है कि लिखने के बाद लेखक को बहुत रचनाएं इतनी लिख दी कि बहुत तेरे तो याद नहीं भी हैं, कुछ याद भी हैं जो मैं सुनाऊंगा ज़रूर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं लिखना तो शुरू कर दिया था, आप जब मैं बीए का छात्र था। बीए में चूँकि इंग्लिश मीडियम था मेरा पठन पाठन का, तो मेरा शौक़ हुआ इंग्लिश में लिखने का। तो पहले मैं अंग्रेजी में लिखता था कविताएं, फिर हिंदी में सोचा कि मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, व्हाई नॉट इन हिंदी। तो हिंदी में भी लिखना शुरू किया। मेरी पहली रचना थी, मुझे खूब याद है, ना घबराना साथी किनारा आएगा। इस शीर्षक से ये कविता मैंने लिखी थी। और लिखने का पहला प्रयास था। तो संपादक थे मारवाड़ी सम्मेलन के मुखपत्र के कोई पांडे जी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका पूरा नाम। तो उनके पास मैं गया कि देखिए तो ये क्या, ये मैंने लिखा है, ये क्या है, गद्य है कि पद्य। मुझे लग रहा था कि कविता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि दुबे जी ये तो बहुत अच्छी कविता आपने लिख दी है, ये तो प्रकाशनीय है। हमने कहा कि तो इसको जगह कहाँ मिलेगी। तो
इसे उन्होंने कहा कि आप दीजिए, हमारे यहाँ पत्रिका में छपेगी। तो पहली रचना लिखी और वो छपी, और जब लिखी और छपी तो फिर छपना और लिखना प्रोत्साहन मिला, और मैं आगे बढ़ता गया और लिखते गया, कई रचनाएं लिखी। तो उसी क्रम में एक कवि सम्मेलन से मैं लौट रहा था। मेरी मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो के पास ब्रजकिशोर दुबे जी से हुई, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि क्यों नहीं तुम भोजपुरी में भी लिखता, तुम तो भोजपुरी प्रदेश से हो, इलाके के रहने वाले हो। तो तब मैंने भोजपुरी में भी लिखना शुरू किया, क्या और बात है। आज स्थिति ये है जी जी कि हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, अंग्रेजी पीछे छूट गई। जी, हमारी मातृभाषा है। और मैं चाहूँगी आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप भोजपुरी की अपनी कोई एक रचना, कोई एक तो मैं कविता। प्रकाशित पुस्तक से ही एक रचना, जी जी जी, स्वागत ये है। मेरी प्रकाशित पुस्तक है, और इसका नाम है जब से शहर पथराया। जब से शहर पथराया। अब ये शीर्षक मैं ये इस किताब का, ये एक्चुअली काव्य संकलन है, इसमें कविताएं भी हैं, गज़ल भी हैं, और एक कविता भी है जो इसी शीर्षक से है, जब से शहर पथराया। मैंने क्यों रखा इसका नाम जब से शहर पथराया? तो मैं तुलसी का अनुसरण करते हुए, तुलसी ने मानस में लिखा राम के लिए कि अब हम कछु करब नर लीला, राम कहते हैं। तो नर रूप में नारायण जब हो जाते हैं तो उसके बाद की लीलाएं तुलसी ने लिखी है। तो उसी अंदाज में हमने कहा कि जब मैं जो चीज़ भी इसमें लिख रहा हूँ, ये मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, तब की जब से शहर में कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। तो इसीलिए हमने लिखा एक कविता भी, जब से शहर पथराया, और इस काव्य संकलन का भी हमने नाम दिया जब से शहर पथराया। ये प्रकाशित है बोधि प्रकाशन से, राजस्थान से, जयपुर से। तो मैं तो पहले कौन सी रचना सुनाऊं आपको? मैं तो चाहूँगा कि यही रचना मैं सुना दूं, नहीं, पहली रचना सुनाऊं और फिर इसको भी सुना दूं। जी जी जी, स्वागत है सर। तो पहली रचना बाद में आह्वान और आस्था के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो इस संकलन में भी संकलित है। तो आह्वान और आस्था, आह्वान क्या है और आस्था क्या है, ये देखें। पतवार संभालो नाविक, सागर की है धारा तेज, डूब जाएगी नौका तेरी जब हवा का झोंका आएगा। ना घबराना साथी, किनारा आएगा। ना घबराना साथी, किनारा आएगा, ये आस्था है। हार गए तुम दाव क्यों, सागर से टक्कर लेने में, नाच जल निधि के उर पर, थल पर तू तो आएगा। आह्वान था ये, और आस्था, ना घबराना साथी, किनारा आएगा। किनारा आएगा। ना टूटेगी लहर श्रृंखला, टूट तेरी नौका जाएगी। छिद्र तो नहीं देख वरन, पानी भी भर आएगा। ना घबराना साथी, किनारा आएगा। और अंतिम बंद है, ना होगा कुछ अश्क, ना होगा कुछ अश्को मिन्नत से, रख धैर्य और बढ़ आगे हिम्मत से। होगी नौका तेज तेरी जब तट तनिक दूर रह जाएगा। ना घबराना साथी, किनारा आएगा। किनारा आएगा, बहुत सुंदर। और एक वो कविता जो इस संकलन में है, जिसके नाम पर ये संकलन है, इसमें क्या है दर्शक खुद समझें, सोचें। जी। जब से शहर पथराया, ये ब्लैंक वर्ज है, अतुकांत कविता। अतुकांत तुकांत में अंतर करने के लिए मैं इतना कहते चलूं
कि अतुकांत कविताओं में एक प्रवाह जरूर होता है। जी, स्वागत है। जब से शहर पथराया, सुनते हैं। जब सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक टकराती किरणें थक हार गई सी लौट जाती है अखंड शून्य में। सिर से पांव तक पसीने से तरबतर तिल मिलाते लोग शहर की पथरीली जमीन पर, शहर की पथरीली जमीन पर सभ्यता और सभ्य होने के गर्व में मदमस्त इंद्रासन खरीद लेने को तत्पर कुछ लोग। जीवन के इस रेलम पेल में कुछ और बहुत में बटे लोग जीने की इल्म में, दोपहर की धूप में तपते मरु में मरुआया, गरमाया गरम गहराया, उबलते खौलते लोग जब से शहर पथराया, जब बहुत से सुंदर। शहर पथराया। साहित्य की में जो रुचि है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। आपने अपनी कुछ कविताएं हमारे साथ साझा की, सुनाया हमें, और आप गज़लों का जिक्र कर रहे थे। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे आपकी कुछ गज़ल। मैं इसी संकलन में संकलित एक दो गज़ल पढ़ूंगा और दर्शकों को बताऊं कि ये गज़लें YouTube पर भी उपलब्ध है और इसके सिंगर राजीव तोमर जी हैं। वो भी दूरदर्शन के कलाकार हैं और राजीव रंजन सिंह के नाम से यहाँ हैं, पर वो लोक प्रसिद्धि उनकी राजीव तोमर जी की है के रूप में है, और वो अनूप जलोटा जी के शिष्य भी हैं। तो उन्होंने ही गाया है और लिखा तो मैं हूँ। गज़ल है, खुशबू की तरह आया न करो। हाँ, ये इस गज़ल को मैं लिखा था अजीब परिस्थिति में, वो बताऊं। जी जी। किसी दुकान पर मैं गया था। दुकान क्या, एक ऑफिस था हाउसिंग सोसाइटी वाले का, तो उसके सेक्रेटरी से मेरा परिचय था। मैं उसके यहाँ गया हुआ था, तो सब लोग इत्र बेचने वाला आया था, तो एक एक शीशी खरीद रहा था। उसने 2 शीशियाँ खरीदी और उसने कहा कि सर एक आपके लिए, तो उसने मुझे दिया। मैं यूं ही रास्ते पे उसका सेंट का गंध लेते हुए और धीरे धीरे पैदल ही जा रहा था। तो मैं जब उसको सूंघूं तो लगे कि खुशबू है, और फिर वो खुशबू थोड़ी देर में गायब हो जाए, फिर मैं नाक के पास लाऊं और वो फिर गायब हो जाए। तो यहीं से ये प्रेरणा हुई कि खुशबू की तरह आया न करो, ख्याले वफा महकाया न करो। और ये गज़ल बन पड़ी, आग सीने में लगी जलता है बदन, रह रह के गमे आग जलाया न करो। आहा, क्या बात है। रात गर अमन की उजड़ा है चमन, रह रह के गमे गुल खिलाया ना करो। क्या बात है, क्या कहने। परेशां हर पल खुले हैं नयन, रह रह के वो लम्हा बुलाया ना करो। क्या काफिये लगाए हैं। नस्तर से बनी सेज चुभता है बदन, सजदे में कोई और नस्तर चुभाया ना करो। क्या तो कहते इसे मेरे ख्याल ये गज़ल दूरदर्शन से भी प्रसारित हुई है। और दूसरी गज़ल, याद आई तेरी कुछ होने लगा। क्या बात है। याद आई तेरी कुछ होने लगा, वक्त भी अपना नस्तर चुभाने लगा। अगला कपलेट है, रात ढलती गई शाह होती गई, चांद भी अपनी सूरत छुपाने लगा, याद आई तेरी कुछ होने लगा। कुछ होने लगा। कलियां खिलने लगी
गुल इतराने लगे, मुझ पे भौरा भी अब मुस्कुराने मुस्कुराने लगा। क्या स्थिति बात। बड़ी खराब है। जी। दिल दुखने लगा, जिया जलने लगा। दिल दुखने लगा, जिया जलने लगा, जान भी अपना दामन छुड़ाने लगा। क्या कहने, क्या कहने। माफ करना मुझे, दिल ये कहने लगा। माफ करना मुझे, क्या मिसरा लगाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब। माफ करना मुझे, दिल ये कहने लगा, बेवफाई का सागर डुबोने लगा। बहुत याद उम्दा। आई तेरी कुछ होने लगा। जी, बहुत सुंदर। राजेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमारे साथ, अपने इतने कीमती अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई आज हमारे ख़ास मेहमान से, हमने उनसे गज़लें भी सुनी, उनकी कविताएं भी सुनी और उन्होंने अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं हर रोज़ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप अपने सुझाव, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, क्योंकि आप ख़तों के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। तो उठाएँ कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है